आवाज ठीक से आ रही है? जी। ग्रेट। तो आज हम चैप्टर 4 जो है उसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। देवशीष, if I take an extra few minutes, please bear with me. I'd like to finish this chapter today. नो And we प्रॉब्लम are on सर। page 98 on the third paragraph. अब ये एक दौर आया है, ये आखिरी दौर है बिल डब्ल्यू का, जो अल्कोहलिज्म से पीड़ित। अब इसके बाद उसकी रिकवरी स्टार्ट होगी। तो ये लास्ट फेज जो है उसकी अल्कोहलिक लाइफ का, अल्कोहलिज्म का जो यूजिंग का है, उसमें बता रहे हैं कि बिल एंड लुइस कंटिन्यू टू लिव एट 182 क्लिंटन स्ट्रीट इन द अपार्टमेंट डॉक्टर बर्नम had built for his wife on the second floor. अब इस टाइम पे रहायश कहाँ थी बिल और लुइस की? 182 क्लिंटन स्ट्रीट में अपने ससुर के घर में रह रहा था। वो घर जो उसने बनाया था अपनी बीवी के लिए, जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब द डॉक्टर हु हैड रीमैरिड इन मई ऑफ 1933, 1933 में उन्होंने दोबारा शादी करी और वहां से वो ही हैड मूव्ड आउट, वहां से निकल गए थे। तो वो घर जो था वो खाली था, उसी घर में बिल और लुइस रहते थे। लुइस continued to work at Macy's, where her weekly salary in 1933 was $22.5 per week, plus a 1% commission on sales. अब यही जो राशि थी ना, $22.5 हफ्ता और 1% कमीशन मिलती थी उसको सेल्स पे, लुइस को। ये जो राशि थी, ये जो आमदनी थी, जो रेवेन्यू था, वही उनके गुजारे का एक मात्र स्रोत था। That was the only source of living that Bill and Lois had at that point of time. बिल की आमदनी लगभग खत्म सी हो गई थी। उसका जो आखिरी संपर्क था वॉल स्ट्रीट के साथ और अपने कार्य के साथ, जो रिशॉन के साथ, जैसे हमने कल पढ़ा, वो दौर भी समाप्त हो गया था। अब बिल जो था वो बिल्कुल भी कमा नहीं रहा था और ये $22.5 हफ्ता जो था, इस पे उनका गुजारा हो रहा था। दिस वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ टुगेदर। सबसे अंधकार और मायूसी से भरा उनके जीवन का ये एक दौर चल रहा है। और अब पंक्तियां जो ली गई हैं वो बिग बुक, बिल स्टोरी बिग बुक से ली गई हैं। मैं इनको पढ़ लेता हूँ, हालांकि हमने कई बार पढ़ा हुआ है और ये बिग बुक में भी है, बट आई रिपीट इट. Sometimes I stole from my wife's tender purse when the morning terror and madness were on me. Again I swayed dizzily before the open window or the medicine cabinet where there was poison, cursing myself for a weakling. There were flights from city to country and back as my wife and I sought escape. Then came the night when the physical and mental torture was so hellish, I feared I would burst through my window, sash and all. A doctor came with a heavy sedative. People feared for my sanity and so did I. ये जो दौर था, देखो वो छोड़ना चाह रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, पागलपंती पे और आत्महत्या करने की सोच रहा है। हेलिश यानी कि नर्क जैसी जिंदगी बन गई उसकी हर एक लिहाज से। ना वो फिजिकल रॉक बॉटम भी होता, उसका उसने मेंशन किया है बिग बुक में, बिल स्टोरी में, कि वो अंडरवेट हो गया था, ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। और डॉक्टर को बुलाया तो उसने सेडेटिव दिया, यानी कि नींद की गोलियां दी उसको। तो पता चला वो नींद की गोलियां भी खा रहा है और शराब भी पी रहा है, शराब भी। और इस सब के होते हुए लोग, इसके जो मानसिक संतुलन है कि ये पागल तो नहीं हो गया कहीं, इसकी बड़ी परिपूर्णता से सोचने की इच्छा, किसी चीज को समझने की इच्छा लग रहा था खत्म सी हो गई है। और लोगों को डर लगने लगा था कि ये पागल हो गया और कुछ भी कर सकता है। और केवल लोगों को नहीं डर लग रहा था, बिल कहता है यहाँ पे, सो डिड आई। बिल को खुद अपने आप से डर लग रहा था और इस बात से डर रहा था वो कि ये, इसकी जो मानसिक संतुलन है और मानसिकता जो है, सोचने की, किसी चीज को समझने की जो क्षमता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये एक अंधकार से भरा, मायूसी से भरा और हर तरीके से रॉक बॉटम बिल्डअप अपना यहाँ पे एक तरीके से हिट कर। लेकिन इन सबके बावजूद वो कह रहा है कि देयर वर स्टिल टाइम्स व्हेन बिल वुड गो ऑन द वैगन। बीच बीच में ऐसे दौर आते थे कि गो ऑन द वैगन, यानी कि वो सोबर रहता था, शराब से दूर रहता था। ऑन द वैगन जैसे हमको पता है, सिर्फ पानी पी के काम चला रहा था, वाटर वैगन पे चढ़ के।
और मेक अदर डिटरमिन्ड एफर्ट्स टू स्टॉप ड्रिंकिंग, या फिर कोई और भरकम प्रयास करता था दृढ़ता के साथ शराब से दूर रहे। लेकिन वो जो उसके जो प्रयास थे वो कुछ दिनों तक ही चलते थे और उसके बाद वो फिर पी लेता था। अटेम्प्ट्स एंड फेलियर्स, ये दौर चलता जा रहा था। और एक बार लुइस obtained a 3 month leave of absence from Macy's, 3 महीने की छुट्टी ली मेसी से लुइस ने, और उसको ले गई फार्म में। वर्मॉन्ट में फार्म था डॉक्टर लेनार्ड स्ट्रॉन्ग का, जो डॉरथी यानी कि बिल की बहन का पति था। एंड दे स्पेंट द समर at the Vermont farm of Dr. Leonard Strong Jr. and his wife, who was Bill's sister Dorothy. और चारों जने वहां पे फार्म में रहे पूरी समर, ऑल समर। बिल वर्कड हार्ड ऑन द फार्म, और बिल को जैसे कि अनुभव था, उसको तजुर्बा था खेतों में काम करने का। उसने खेत में काम किया, खेतों में, लेनार्ड स्ट्रॉन्ग के खेतों में, और वहीं रहा फार्म में पूरे पूरे ग्रीष्मकाल, फुल समर। बट एज सून एज दे रिटर्न टू ब्रुकलिन, ही रिज्यूम्ड ड्रिंकिंग। लेकिन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क वापस आते से ही उसने फिर पी। He and Lewis had long discussions about it. He was making a desperate effort to quit. उस बारे में और लंबे विचार विमर्श हुए लुइस और बिल के बीच में, क्योंकि बिल यहाँ पे दृढ़ता के साथ एक प्रयास कर रहा था, डिटरमिन्ड एफर्ट कि छोड़ू किसी तरह से, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। By late 1933, they were both losing hope. और 1933 का साल खत्म होते होते एक शिकस्त सी, एक हार सी, एक उदासी सी छा गई थी, और उम्मीद खत्म सी हो रही थी, कोई आशा नहीं बची थी वो छोड़ पाया था। All efforts had failed, क्योंकि कई प्रयास किए थे, और हर एक प्रयास जो था वो असफलता में ही समाप्त हुआ। इतने सारे प्रयास किए, जगह बदली अपनी, कई चीजें करी, लेकिन उस सब के बावजूद जो था उनको कोई सफलता नहीं मिली और शराब बंद नहीं हुई। And they had been particularly disillusioned when he had started drinking again after the summer at the farm. Disillusioned यानी कि एक मायूसी छा गई, एक भ्रम जो था वो समाप्त हो गया था। डिsillusion मतलब ये, उनको ये इल्यूजन था, ये सोच थी उनकी कि वो कुछ काम करेंगे, इस पर प्रयास करेंगे दृढ़ता के साथ, जगह बदलेंगे अपनी, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो शराब छूट जाएगी। उनको ये भ्रम था ये, क्योंकि शराबी की शराब ऐसे छूटती नहीं। नो ह्यूमन पावर और चेंजिंग ऑफ लोकेशन कैन स्टॉप एन अल्कोहलिक्स ड्रिंकिंग। उनका ये भ्रम जब टूटा तो वो और मायूस हुए, और जब फार्म से वो वापस आया और फिर से पी गया इतने महीनों के बाद, तो और भी उदासी और मायूसी का माहौल आया। Besides Lewis and her father, Bill now had only two people who would still stood by him: his sister Dorothy and her husband. देखो, जैसे जैसे शराबीपन बढ़ता जाता है, उसका शराब का सेवन बढ़ता रहता है, उसकी जिंदगी और अनमैनेजेबल होती रहती है, तो धीरे धीरे लोग छोड़ जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ को वो छोड़ देता है। उसकी जिंदगी में अब चंद लोग ही रह गए थे, बिल और लुइस तो थे आपस में एक दूसरे के साथ। इसके अलावा लुइस के फादर थे और उसकी बहन डॉरथी और उसका हस्बैंड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, बस यही लोग रह गए थे। एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें उसने अपनी माँ का नाम नहीं लिया है, उसकी माँ भी उसकी जिंदगी में थी। हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब उसकी जो इलाज हो रहा था उसमें उसकी माँ ने भी सहायता करी थी आर्थिक रूप से, लेकिन ओवरऑल उसकी माँ का ज्यादा नजदीकी नहीं थी उसके बिल्स के साथ। इस बात पे ज्यादा रोशनी शायद मेरा दोस्त राजेश डालेगा बाद में, लेकिन अभी ये फिलहाल जो स्थिति है उसमें साफ साफ बोल रहे हो कि ये चार लोग ही रह गए थे उसकी जिंदगी में: लुइस, उसके पिताजी, और वहां उसकी बहन डॉरथी, और उसका पति डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। Who writes Bill's mother was an osteopath. Osteopath मतलब मुख्य रूप से हड्डियों का डॉक्टर जो था वो था डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग। Often Dr. Strong would treat Bill for his terrible hangovers and they would discuss Bill's problem. और जो hangovers होते थे, tremors होते थे बिल डब्ल्यू को, उसके में डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग उसका इलाज करता था, उसकी मदद करता था, और साथ में उसके साथ बात भी कर रहा था, डिस्कस प्रॉब्लम्स, यानी कि उसके साथ विचार करता था, उसके साथ बात करता था, उसको सहयोग देता था बातचीत के द्वारा भी कि कैसे वो इससे बाहर निकल सकता है। तो यही चंद लोग जो थे इस स्टेज पे बिल डब्ल्यू की जिंदगी में रह गए थे। It was Leonard who finally arranged for Bill's admission to Charles B. Town Hospital
on Central Park West, a facility for treating alcoholics. वो डॉक्टर डोनाल्ड स्ट्रॉन्ग ही था जिसने भर्ती कराया था चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू को 1933 में पहली बार. In 1933 it was very expensive, और जैसे कि हमको पता है बहुत ही महंगा था यहाँ इलाज. यानी कि आज की डेट में देखें तो मतलब लाखों रुपए में इलाज होता था. एंड लियोनार्ड पेड द फी, और ये पूरा जो खर्चा था वो डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग ने उठाया था, क्योंकि बिल के पास तो इतने पैसे थे नहीं. पूरी जो आमदनी थी उनकी घरेलू आमदनी थी वो $22.5 प्रति हफ्ता ही थी, प्लस 1% कमीशन. उसमें उनका खाना पीना, रोटी दाल रोटी तो चल रही थी, लेकिन इतना महंगा इलाज उनके बस की नहीं थी. यहाँ डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग ने आगे बढ़ के आर्थिक रूप से बिल डब्ल्यू की मदद करी उस हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाने के लिए. टाउन हॉस्पिटल और डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ में है, वो मैं पढ़ देता हूँ. Towns was run by Dr. William Duncan Silkworth, the man who would have such a profound influence on Bill. बहुत ही गहरा प्रभाव इस डॉक्टर का, डॉक्टर सिल्कवर्थ का बिल डब्ल्यू पे पड़ने वाला था. और ये टाउन हॉस्पिटल जो था उसका जो मुख्य अधिकारी था जो चला रहा था, डॉक्टर जो था वहां का, वो डॉक्टर विलियम डंकन सिल्कवर्थ था. As I came out of the fog that first time, came out of the fog, यानी कि एक धुंध में जो शराबी रहता है, शराबीपन की धुंध से जब मैं बाहर आया पहली बारी, तो बिल कहता है आई सॉ हिम सिटिंग बाय द बेड साइड. वो उसके पलंग के किनारे बैठा था. अ ग्रेट वार्म करंट ऑफ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग सीम्ड टू फ्लो आउट ऑफ हिम. और उसके अंदर से उसको एक लहर आती हुई दिखी डॉक्टर से, दयालुपन की और एक समझ की, कि वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है. ये चीज जो थी वो शराबी ढूंढता है, दयालुपन मिले, किसी को समझ में आए कि उसका असमंजस, उसकी उलझन एक शराबी की है क्या. वो चीज उसको डॉक्टर सिल्कवर्थ से बिल डब्ल्यू को मिली. आई कुड डीपली फील दिस एट वंस दो ही सेड स्केर्सली अ वर्ड. और उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी. डॉक्टर सिल्कवर्थ को बिना कुछ बोले ही बिल डब्ल्यू को उनके अस्तित्व से ये एहसास हो रहा था कि एक लहर आ रही है दयालुपन की, और कोई ऐसा आदमी जो समझ पा रहा है. He was very slight of figure, यानी कि दुबला पतला था वो, ज्यादा लंबा भी नहीं था, स्लाइट फिगर था उसका. देन पुशिंग 60, यानी कि 60 साल की उम्र के आसपास डॉक्टर सिल्कवर्थ की इस टाइम पे उम्र थी. His compassionate blue eyes, नीली आंखें, समझ और दयालुपन से भरी नीली आंखें उसकी थी. एंड टुक मी इन अ ग्लांस, उसको देख के प्रभावित हुआ बिल डब्ल्यू. A shock of pure white hair gave him the kind of otherworldly look. और बिल्कुल पूरे सफेद बाल जो थे उसको एक ऐसी पहचान दे रहे थे जैसे कि किसी और दुनिया से आया है. एट वंस बिफडल्ड, बिफडल्ड का मतलब यहाँ हुआ एक उलझन में, एक असमंजस में. उस उलझन और असमंजस में जैसे बिल था, आई कुड सेंस ही न्यू व्हाट एल्ड मी. ये की वर्ड्स हैं, यानी कि बिल डब्ल्यू को उससे देख के ही एहसास हुआ, और ये उसको एक फीलिंग आई बिल डब्ल्यू को कि इस आदमी को पता है कि मेरी असल में पीड़ा है क्या. और इसी चीज से शराबी जूझता रहता है. यार लोगों को पता नहीं, लोग समझ नहीं सकते कि मेरी पीड़ा है क्या, व्हाट एल्ड मी, यानी कि मुझे क्या चीज दर्द दे रही है, मेरी पीड़ा है क्या, मैं किस चीज से उलझा हुआ हूं, ये कोई समझ ही नहीं पाता है. लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने वो चीज समझी, और ये जो सेंस था उसका, ये जो उसको एहसास हुआ सिल्कवर्थ से मिलने के बाद, ये उसके लिए एक बहुत ही गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, और उसके उपचार में आई वुड से दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट. इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 4 है वो समाप्त होता है. कल से हम चैप्टर 5 का रीडिंग शुरू करेंगे. एंड चैप्टर 4 इज नाउ, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ हिज सफरिंग एज एन अल्कोहलिक. चैप्टर 5 में आते आते हम देखेंगे कि उसका एडमिशन होता है फाइनली चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में, सिल्कवर्थ के साथ संपर्क, और उसका सुधार की जो प्रक्रिया है अब से बिल डब्ल्यू की शुरू. तो we start from page 100 tomorrow morning. Till then, thank you Devashish, back to you, and thank you everybody. धन्यवाद अतुल जी. मैं समय ना व्यर्थ करते हुए राजेश जी को आगे बढ़ाना चाहूंगा. आइए राजेश जी. जी धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश मशराबी हूँ. थैंक यू देवाशी जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी. समापन करा आज आपने चौथे लेसन का.
बहुत वंडरफुल। 182 क्लिंटन स्ट्रीट से सारे मेंबर परिचित हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बीडब्ल्यू का ए के साथ जो टच मिलेगा ना ए मेंबर को, न्यूयॉर्क वाली साइड में, ये इसी घर के नीचे हमारी वो जो पहली बार मीटिंग भी न्यूयॉर्क वाली साइड में होगी, इसी घर के तहखाने में, मतलब वो बेसमेंट में स्टार्ट होने वाली है। अब ये बीडब्ल्यू के सिलसिले ने बनाया था डॉक्टर ब्रैनम क्लार्क ने, और जिस फ्लोर पे बीडब्ल्यू और लुइस थे, ये उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, मैट्रिलेडा के लिए। अब बीडब्ल्यू वहां चला गया, जैसे वो पता, जोसेफ एच हिरसोरन पूरा नाम उसका, हिरसोरन ने जैसे वो हो गया कांड, और लास्ट में हाथ जोड़ दिए कि भाई अब अच्छा ये मौका ही नहीं गया बीडब्ल्यू के हाथ से, पूरे मतलब वो जो होता है ना कि प्रोफेशनल लाइफ का अंत हुआ, समझ लो। जो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर आकर बिल्कुल क्रैक डाउन होगी, खत्म होगी। अब सिर्फ वो $22.5 जो लुइस को सैलरी मिलती है, उसके ऊपर जीवन यापन लगा हुआ। अब $22.5, अच्छा जैसे यहाँ लिखा है ना कि हॉस्पिटल बड़ा एक्सपेंसिव था, $300 तो कम से कम वीकली फीस थी वहाँ, 300 से $500। और मैं वैसे कैलकुलेट कर रहा था, तो $22 गुणा 12 करे मैंने, तो 264 हुए। यानी कि लुइस के पूरे साल की तनख्वाह एक वीक का खर्चा भी नहीं है टाउन हॉस्पिटल का। यहाँ से लगा लो कि कितना महंगा था, और कितना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, नजदीक भी नहीं थे ये बेचारे। अब इन्होंने मई 1933 में जॉन जॉनस, अब ये नाम मेरे को पढ़ने आया नहीं, PSEUEUDOBAM, पेसोडेम, यह इनसे इन्होंने शादी करी डॉक्टर ब्रैनम क्लार्क ने, और यहाँ से चले गए। और पूरे खानदान का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था, लुइस को छोड़ के, सिर्फ लुइस गई थी इस मैरिज में जो है, वो सिर्फ लुइस ने अटेंड करा था, बाकी वो मतलब वो बाकी कोई नहीं, पूरे परिवार ने इस मैरिज का बहिष्कार करा था। यही कारण था कि डॉक्टर ब्रैनम क्लार्क वहां से चले गए, मतलब कोई घर वाला कोई भी खुश नहीं था। लुइस ने जरूर अटेंड करी थी मैरिज, मतलब लुइस का बड़प्पन हर जगह मतलब देखने को मिलेगा। नहीं तो यार ऐसे शराबी के साथ इतनी इंटेलिजेंट औरत रुकेगी, मतलब वो बड़ापन, वो इतनी विशालता, वो लुइस के करेक्टर में और एन के डॉक्टर बॉब की वाइफ के करेक्टर में अलग ही झलक मिलती है भाई, वो अलग ही लेडी थी। और एज ए मदर मेंबर ने बोला है, मैक्सिमम मेंबर ने, जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना फोर्थ एडिशन की लास्ट में, तो कई मेंबर ने डिस्क्राइब करा है, शुरू के मेंबर ने, कि उनको देख के ऐसे लगता था जैसे माँ का प्यार मिलता हो। तो इतने बड़े सेंटेंस शराबी के मुंह से तभी निकलते हैं जब भाव इस प्रकार का उत्तम हो। अब आते हैं जी सेकंड पैराग्राफ में। तो अब बीडब्ल्यू की हालत है, भी बुक में भी पढ़ा था हमने, मतलब ये पैरा पढ़ के ना हर शराबी के अंदर की बहुत गहन वेदना, बड़ी पीड़ा ये प्रकट होती है। भाई उठा जा नहीं रहा है, वो वाइफ के सिलेंडर पर्स हो, उसका पर्स भी छोटा है, $22 उसको मिल रहे हैं बेचारी को, वहां से वो थोड़ा बहुत निकाल गया। और टेरर और मैडनेस, मतलब आतंक और वो पागलपन जो शराबी के दिमाग में छाता है सुबह सुबह के टाइम, वो बड़ा भयंकर है भैया। कोई नहीं, अच्छा शराबी के अलावा कोई आदमी इस चीज को महसूस नहीं कर सकता कि टेरर और मैडनेस कितना जबरदस्त होता है। नहीं चाहता भाई वो सुबह सुबह पीने, लेकिन करे क्या वो बंदा। और फिर वो उन्होंने लिखा है, अब ये वही बंदा है भाई साहब। लोगों ने, दोस्तों ने, जब वो क्रैश डाउन हुआ 1929 में, तो इसके दोस्तों ने बड़ी बिल्डिंगों से छलांगे मार दी, मतलब आत्महत्या कर ली। और इसने दो पैग मारे, अबे चल ना ठेके, आज नया दिन है, कल नया दिन है, फिर जीतेंगे फिर हारेंगे, हार जीत तो लगी रहती है। अब क्यों नहीं आ रही भाई साहब वो हौसला। ये ये भी स्टेज है अल्कोहलिज्म की। फाइटिंग स्किल होता है, अगर पहली दूसरी तीसरी स्टेज में फाइट कर रहा होता है शराबी पूरे तरीके से, दोबारा उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक इसमें ऐसा आ जाता है जब ख्याल ही आत्महत्या का आ रहा है कि यार काम हो गया, अब तो निपटा अपने आप को फटाफट। और कैसे निपटा, मैं मतलब हमने भी पढ़ा 1933 अक्टूबर आते आते, ड्रिंकिंग हिमसेल्फ टू डेथ, मतलब बीडब्ल्यू जो पी रहा था वो मौत के लिए पी रहा था, कि यार मर जाऊं तो इससे अच्छा है। अब डॉक्टर आ रहे हैं देखने, हालत खराब है, देखो उसको खुद ही चक्कर आ रहे हैं, मतलब खिड़की के नीचे ना गिर जाए, वो मैट पड़ते हैं ना, गद्दा बिछा लिया था नीचे वाले उसमें। इस प्रकार के सारे इंसिडेंट बीडब्ल्यू के साथ हो रहे हैं। कभी दवाइयां देख रहा है कि कोई है ऐसा पॉइजन जो खाऊं और तुरंत चला जाऊं, इस प्रकार की चीजें जो है बीडब्ल्यू के जीवन में चलती। डॉक्टर आ रहे हैं, दवाइयां देके जा रहे हैं, वो डॉक्टर देख रहा है आके, वो गोलियां भी खानी शुरू कर दी। भाई शराब तो पी रहा था,
और अब वो उसने मेडिसिन भी लेनी शुरू कर दी। और मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ तो ये तो बहुत ड्रामा चलता है, क्योंकि वो शिफ्ट करना चाहता है अपने नशे को, शराब के नशे को किसी और दूसरी चीज पे शिफ्ट करना चाहता है। शिफ्ट नहीं होता। अगर प्राइमरी नशा शराब है तो उससे फिर बड़ा कोई नशा होता होगा तो वो जाता होगा, शिफ्ट होता ही नहीं। लेकिन वो साथ में फिर वो मेडिसिन भी चालू होगी और ये चीजें भी चालू होगी। अब बीडब्ल्यू को दोहरी व्यथा जो है वो चल रही है। अच्छा, दूसरी बात, दिखा रहा है लोगों को और बाकी चीजें। अब आगे जी इनके जीवन में इनके जीजा जी डॉक्टर लियोनार्ड बीस्टॉन और अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले क्लास ट्रस्टी ही नहीं केवल बीडब्ल्यू को बचाने वाले। बचता ही नहीं भाई साहब, ये कौन करवाता है इसका इलाज? मदर भी है साथ में, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के जो इसकी स्टार्टिंग के, क्योंकि बार बार पिएगा, बार बार जाएगा, लगभग 4 शिफ्टें में जाएगा ये हॉस्पिटल में। इतना लंबा इलाज कौन करवाएगा यार, इतना महंगा इलाज। तो फिर बाद में मदर ने भी, लेकिन यहाँ पर इसकी बहन का बड़ा टच था, ड्रोटी का। ड्रोटी बड़ा प्यार करती थी, भाई बहन ही तो थे। हमने बचपन से पढ़ा कि वो बाप उधर छोड़ के चला गया, माँ डॉक्टरी करने चलेगी, भाई बहन नहीं रहे। टच बहुत था, मतलब डीपली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर वो बहन के यहाँ आ गया, अपने जीजा के यहाँ, और फार्म पे उसने काम भी करा, बाकी चीजें भी करी। लेकिन भाई जैसे ही वो वापस आया, मतलब वहां पर रुकने का कारण क्या था? और बिल भी अंदर से चाह रहा था कि, क्योंकि उसको पता था, ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उसको पता लग गया था कि और पिएगा तो मर जाएगा। वो होपलेस कंडीशन जो है वो जागी थी उसके अंदर की। लेकिन बीमारी का नहीं था पता, वापस आया, दोबारा फिर पी ली भाई। अब पी ली तो डिस्कस ही रह जाता है, वो जो बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं। और 1930, ये वैसे एटोनम को शायद नवंबर अक्टूबर बोलते होंगे, अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट टाइम जो है वो एडमिट होगा हॉस्पिटल में। हालांकि ये पहला जो था वो डॉक्टर सिल्कवर से नहीं, सैम लैम्बर्ट से, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग कि उस डॉक्टर से बेलाडोना, वो जो ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र होगा या बाकी चीजें होगी, उससे इसका इलाज जो है वो स्टार्ट हो गया। टाउन हॉस्पिटल जिसे चार्ली ब्रिटाउन चलाता था। और टाउन हॉस्पिटल भी ऐसा है जो हर ए मेंबर को पता है कि टाउन हॉस्पिटल में बीडब्ल्यू जो है एडमिट हुआ था। बाकी अच्छा, आगे हमें स्लिप भी मिलेगी देखने को, जो लास्ट में बीडब्ल्यू जिस दिन सोवर हुआ है उस दिन जो डिस्चार्जिंग हॉस्पिटल से जो डिस्चार्जिंग स्लिप है वो भी बीडब्ल्यू की मिलने वाली है। कुछ घटनाएं मैं और जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि अब ये लेसन कंप्लीट हो गया। पैरलर एक भगवान और रचना रच रहा है। देखो, परमात्मा के काम करने के वाकई ही तरीके अपने। पैरेलल क्या चीज चल रही है? सेम यही टाइम है, जनवरी 1933, फरवरी 1933 जब चल रहा है भाई साहब। एक तो मतलब रोलैंड हैजर्ड का जो हम डॉक्टर कालियन की स्टोरीज पढ़ते हैं ना, वो वाला पीरियड यही है, सेम यही पीरियड है, जनवरी 1933। और कॉन्ट्रली बेलर, जिसका जिक्र हमें मिलता नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब रोलैंड हैजर्ड को एक थेरेपिस्ट दे दिया जाता है और ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग को रोलैंड हैजर्ड जो है वो अटेंड करना शुरू कर देता है। बीडब्ल्यू को जहां से मैसेज आए, मतलब एबीटी की जो वो आएगी ना, ये प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हम लोग, बीमारी का पता देख रहे हैं कि बीडब्ल्यू को बीमारी तक पहुंचा दिया उन्होंने। सिल्क बर्थ मिल गया। सिल्क बर्थ के थ्रू पूरे विश्व को यह पता लगा कि टू फोल्ड डिजीज है, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी। लेकिन एक और सेम पैरेलल लहर चल रही है और वो जो नदी आ रही है वो सोल्यूशन वाली। तो सोल्यूशन वाला काम भी उधर भगवान चला रहा है। और एक और यहाँ पर भगवान ने विचित्र घटना घटी है, वो घटी है मतलब ये हार्वे फायरस्टोन का बेटा था, रसल बर्ड, और वो ऑक्सफोर्ड की ग्रुप की मीटिंग करने के बाद शराब छोड़ी थी उसने। तो ये जो हमारी कन्वेंशन होती है ना, इस प्रकार की ही एक कन्वेंशन सेम होटल, मे फ्लावर होटल में, जहां बिल डब्ल्यू बॉब का मिलन होता है, उसी सेम होटल में एक कन्वेंशन हो रही है भाई साहब यहाँ। और उस कन्वेंशन को अटेंड करने वाले लोग बताता हूँ जी वे कौन थे। जितने भी लोग ए को बनाने में सहायक है वो है, नाम लेने जा रहा हूँ। फ्रैंक बुचमैन तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से संबंधित है, लेकिन बाल्टरटन जो बीडब्ल्यू का फोन उठाया था जिस पादरी ने और डॉक्टर बॉब से मिलाया था, वो उसने अटेंड करी थी ये मीटिंग। हंगरीटा शिवरलिंग, जिसने बीडब्ल्यू के लिए और डॉक्टर बॉब के लिए अपने घर में जगह दी थी पहली मीटिंग करने के लिए। तीसरे टी हेनरी विलियम और क्लेरिस विलियम ने ये मीटिंग अटेंड करी थी, जिन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग खुलवाई थी अपने घर में। और डॉक्टर बॉब, हालांकि डॉक्टर बॉब एंड गुड होता है ना, अगर पेज नंबर 53 to 60 में इन घटना का पूरा प्रॉपर जिक्र है
तो डॉक्टर बॉब ने अटेंड नहीं करी है, लेकिन डॉक्टर बॉब जाना चाहते थे, उनकी पत्नी एन ने अटेंड करी है। अब देखो क्या विचित्र चीज है यार, मैं तो मतलब कई बार अंदर जाके देखता हूँ तो बड़ी हैरानी सी हो रही है कि ये बीडब्ल्यू के साथ क्या चल रहा है, वो बीमारी वाला, वो रॉक बॉटम, बुरी हालत, उधर भी एक लहर चल रही है जहां से सोल्यूशन बह रहा है और सोल्यूशन इनके पास आने की कोशिश कर रहा है, और यही लोग निमत है। और इनमें से एक भी आदमी बीडब्ल्यू को नहीं जानता है, ना अनीता शिवलिंग जानती है, ना वाल्टर टंक जानता है, ना टी हेनरी विलियम जानता है, ना क्लेरिस विलियम जानती है, ना डॉक्टर बॉब जानते हैं, ना एन जानती है, कोई बीडब्ल्यू नाम का प्राणी भी है। लेकिन भाई भगवान ने जो रचना थी ना वो दूसरे तरीके से, और इन्हीं महीनों में ये सेम काम जो है वो हो रहे थे। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में, और ये 93 के ही एक इंसिडेंट, वो बीडब्ल्यू का जो नाना वाला मकान था, वो क्योंकि वो वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि जो लोग अनपेड जो मॉर्टेज है, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनको अक्वायर कर लो। तो यहाँ पर एक घटना बीडब्ल्यू के घर में ये भी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। धन्यवाद राजेश जी।